जय बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आत्मा का ताप। ठीक है, और इसके लेखक है सैयद हैरत रजा, है ना। सैयद हैरत रजा ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है इस पाठ में। आत्मकथा यानी अपने बारे में उन्होंने पूरा लेसन लिखा है कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन में संघर्ष किया। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो इसमें सैयद हैरत जी ने अपनी आत्मा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में कितना संघर्ष किया, है ना, किस तरह उन्होंने अपनी जीवन को चलाया और संघर्ष से वे आगे बढ़े। ठीक है, लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी काम करने की जिज्ञासा नहीं होती है। देखो, जो लेखक थे उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए वो बहुत आगे बढ़े, है ना। लेकिन उनका विचार है कि बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत कुछ होता है ना, काम भी होता है, सपोर्ट भी होता है ना, सब कुछ होता है, फिर भी उनके पास क्या नहीं होता है, किसी काम को करने का जुनून नहीं होता। जुनून यानी मेहनत नहीं करना चाहते, वो काम को टालते हैं, है ना। तो उनका यह कहना था कि लोगों के पास ना तो जिज्ञासाएं होती है और ना ही काम करने की कोई जुनून होता है। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने गोदिया में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की है ना। गोदिया एक गांव है, उन्होंने वहाँ पे ड्राइंग अध्यापक का काम किया है, वो चित्र बनाते थे। ठीक है, उन्होंने नौकरी के साथ साथ वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, है ना। उनका विचार था कि मैं नौकरी तो करूं, लेकिन नौकरी के साथ साथ मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से क्या होता है कि पढ़ाई करने से और अपनी जो तरक्की होती है ना, अपन और आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर सिर्फ नौकरी ही करता रहूंगा तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना। मुझे नौकरी भी करना है क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पिता जो थे वो उनके काम से जो भी काम करते थे उससे वो रिटायर हो गए थे, है ना। और घर खर्च चलाने के लिए उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वो नौकरी भी करते थे लेकिन वो आगे पढ़ना भी चाहते थे। ठीक है, अब मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए उनको एक सरकारी छात्रवृत्ति मिली। जो मुंबई शहर है उसमें एक स्कूल है, उसका नाम था जे स्कूल। ठीक है, वहां पर उनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। अब वो जिस अध्ययन जो भी करते थे, मतलब जो पढ़ाते थे, आर्ट चित्र बनाते थे, वहां पे क्या करा, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, है ना। और नौकरी छोड़कर वो मुंबई चले गए। ठीक है, जब वहाँ मुंबई वो पहुंचे तो क्या हुआ कि जे जो आर्ट स्कूल था वहां पर जो दाखिला होता था, एडमिशन होता था, वो बंद हो गया था। जब तक वो पहुंचे तो वो लेट हो गए थे, है ना। अब लेट हो गए थे तो वहां उन्होंने देखा कि अब मेरा एडमिशन तो किसी तरह हो जाएगा, लेकिन जो उपस्थिति का परसेंटेज है ना, उपस्थिति का परसेंटेज उनका कम रहेगा, तो उनको आगे जाके दिक्कत होगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे अब यहाँ पे एडमिशन अभी नहीं लेना है, लेकिन मुझे मुंबई शहर तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो वहीं पर रहने लगे। ठीक है, तब वो वहीं पर रहने लगे और वहीं पे उन्होंने एक जगह ड्राइंग अध्यापक के रूप में एक जगह उन्होंने नौकरी कर ली। ठीक है, अब वो नौकरी भी करते थे लेकिन रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो कहाँ रहे, इतना पैसा भी नहीं था कि अलग से कहीं जाके कमरा या कहीं होटल में रहे, है ना। तो वो क्या करते थे कि दिन में तो एक जगह काम करते रहते थे, स्टूडियो में या कहीं पर भी काम करते रहते थे, चित्र बनाते रहते थे, लेकिन उनको एक टैक्सी ड्राइवर मिल गया था, है ना। एक ड्राइवर मिल गया था, तो वो ड्राइवर जो था वो क्या कहता है कि मैं रात में टैक्सी चलाता हूँ, है ना, और दिन में तुम काम करते हो, तो रात में तुम मेरे घर पे आकर मेरे रूम में सो सकते हो, ऐसा उस टैक्सी ड्राइवर ने बोला। तो उनको बात जम गई लेखक को कि अब मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टैक्सी ड्राइवर के रूम में ही रह जाता हूँ, है ना। तो वो वहीं पर रहने लगे टैक्सी ड्राइवर के पास में और वहां पे पेंटिंग बनाने लगे। ठीक है, अब क्या करा उन्होंने, फिर एक रात ऐसा बहुत समय निकल गया, तो एक रात ऐसा हुआ कि उस टैक्सी ड्राइवर के वहां पर किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, है ना। वो रात में रहते थे, तो जब वो आए रूम पर तो उन्होंने देखा कि उनके पास में किसी का मर्डर हो गया, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया था। तो अब वो डर गए, है ना, जो लेखक थे वो सैयद जी डर गए कि कहीं मेरा
मेरा नाम नहीं आ जाए, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं आ जाए। तो उन्होंने फिर वहां से वो चले गए कि मेरे को अब यहाँ पर नहीं रहना। तो उनके जो चचेरे भाई थे, है ना, जो लेखक के चचेरे भाई थे, वो वहीं पर पास में एक छठी मंजिल पर रूम में ऊपर रहते थे। ठीक है, तो उनसे मिले वो जाकर, तो उन्होंने ठीक है बोले तुम मेरे रूम में रह सकते हो, है ना, लेकिन वो ऊपर था, लेकिन उन्होंने क्या करा, अब रहना तो पड़ेगा, तो वो उनके साथ में रहने लगे, है ना। ठीक है, फिर 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया, है ना। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत रात को दिन में जब भी टाइम मिलता तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। तो जब वो उनको 1948 में उनको एक आर्ट सोसाइटी के द्वारा स्वर्ण पदक मिला। अब वो स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको वो स्वर्ण पदक मिला था। इसी तरह वो बनाते गए पेंटिंग। उन्होंने प्रदर्शनी में अपने चित्र प्रदर्शित किए, है ना। उस समय उनके जो चित्र थे वो 40-40 रुपए में बिके। अब वो बहुत सारे उन्होंने चित्र बनाए, तो एक प्रदर्शनी लगी, तो प्रदर्शनी में उन्होंने अपने भी चित्र लगाए, है ना, जिन्होंने वो बनाते थे चित्र तो उन्होंने लगाए, तो उनके जो चित्र थे वो 40-40 रुपए में बिके। और उस समय 40 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत होती थी, है ना, जो उनको काम करने से भी नहीं मिलती थी, उनकी तनख्वाह उतनी उनको उनके चित्र बिकने से मिली और लोगों की प्रशंसा भी मिली। जितने भी लोग आए थे उन्होंने उन चित्रों की बहुत प्रशंसा की। जब प्रशंसा की तो वो चित्र की तो उनकी बहुत मतलब उत्साह बढ़ा, लेखक का जो उत्साह बढ़ा कि अरे मेरे चित्र अच्छे भी बिक रहे हैं और लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत की और उन्होंने फिर और चित्र बनाए। ठीक है, ऐसे समय निकलता गया। बेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंडहैमर ने कहा, रजा साहब मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा और पूरा स्टूडियो काम करने के लिए दे दिया। वहां पर एक प्रोफेसर थे वाल्टर, है ना, उन्होंने जब उनके चित्र देखे तो उन्होंने बहुत तारीफ की कि रजा तुम्हारे जो चित्र है वो मुझे बहुत अच्छे लगे, अब तुम मेरा जो स्टूडियो का एक बहुत बड़ा स्टूडियो था तो वहां पर आप काम करने के लिए मेरा पूरा स्टूडियो ले सकते हो। ठीक है, लेखक दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाते और शाम को प्रोफेसर उन चित्रों का विश्लेषण करते, है ना, जो भी कमी रहती, जो भी गलतियां होती तो वो प्रोफेसर उनकी उन चित्रों के बारे में बताते और लेखक फिर उनमें सुधार करते। इस तरह लेखक के चित्र निखरते गए, बहुत अच्छे चित्र बनाते गए, है ना। इस प्रकार लेखक निखरता गया, लेखक ने चित्र भी बिकने लगे। अब नौकरी छोड़कर लेखक अध्यापन में जुड़ गए, है ना, और 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट के नियमित छात्र बन गए। अब इस तरह वो चित्रकला में पूरी तरह लगन से काम करने लगे, है ना, और उनके चित्र भी बिकने लगे। तब उन्होंने क्या करा कि नौकरी तो छोड़ दी, जो वो चित्रकला की अध्ययन नौकरी करते थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1947 में जो जे आर्ट था उनमें उनको नियमित छात्र अध्ययन करने के लिए उन्होंने वहां पे दाखिला ले लिया, क्योंकि वो उसी काम के लिए तो आए थे पढ़ने के लिए, तो उनको वहां पर दाखिला मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि 1947 व 1948 बहुत कठिन वर्ष निकला। जो ये साल थे, दोनों साल उनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाईदायक निकला, क्योंकि उन 2 सालों में उनके पहले माँ का निधन हो गया, फिर उनके पिता का निधन हो गया, तो वो बहुत दुखी थे, लेकिन उस दुख को वो सहन करते हुए आगे बढ़ते गए। ठीक है, अचानक उनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया और इसी समय देश का विभाजन भी हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या भी हुई, इन सालों में ही महात्मा गांधी की हत्या भी हुई। लेकिन इन सब घटनाओं से उभर कर अपने काम में लगे रहे, है ना, बहुत मेहनत की उन्होंने और वो अपने काम में लगे रहे। लेखक सितंबर में फ्रांस के लिए निकल गए, है ना, उनको फ्रांस से बुलावा आया और वहां के लिए वो चले गए। 2 अक्टूबर 1950 को माइस पहुंचे, है ना। उनका जीवन पेरिस में प्रारंभ हुआ। मुंबई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा हुआ यह ताप लोगों को दिखाई देता है ना। जब उनका कहना था कि अगर अपन बहुत मेहनत करेंगे, किसी काम में जुड़ जाएंगे तो लोग हम लोगों की सहायता भी करते हैं। अगर हम कोई सा काम करते हैं तो 10 लोग हमारी हेल्प के लिए भी आ जाते हैं और निरंतर प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलती है, यह लेखक का कहना है। ठीक है,
तो यह हमारा जो अध्ययन है, ये जो पाठ है वहीं पे खत्म होता है। आप इसको एक बार रीडिंग करो। जय हिंद बच्चों।